जिसमें हमारी पृथ्वी के इतिहास में घटा सबसे बदनाम महाविनाश भी शामिल है। ये जिंदा बच निकलने वाली वंशावली है उन चंद जमीनी जानवरों में से एक जो पर्मियन काल के महाविनाश की घटना से बच निकले। धरती ने लिस्ट्रोसॉरस पर हर तरह के जुल्म ढाए, लेकिन ये हमेशा जिंदा बच निकला। इस महामृत्यु की राख से एक दूसरी धरती प्रकट हुई और धीरे धीरे एक नई ताकतवर शक्ति ने सर उठाया, डायनासोर्स। लेकिन जब कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, वो ध्रुवी हालात से बच निकलने में कैसे कामयाब हुए और किस तरह आज का अंटार्कटिका तब्दील हो गया एक जमे हुए कॉन्टिनेंट में। एंशिएंट अर्थ, डायनासोर्स ऑफ द फ्रोजन कॉन्टिनेंट। शुरुआती डायनासोर्स करीब 23 करोड़ 10 लाख साल पहले दिखाई दिए। वो ट्रायसिक का आखिरी दौर था और 5 करोड़ साल बाद जुरासिक काल में उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया। अंटार्कटिका पहुंचने वाले शुरुआती वैज्ञानिकों को मिले सिर्फ प्रोटोमैमल्स, जाइंट एम्फीबियंस और आदिम काल के रेप्टाइल्स। साल 1986 में वैज्ञानिकों ने एक एंटार्कटिक आइलैंड पर अनजाने में सबसे पहले डायनासोर की खोज की थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो हथियार नुमा पूंछ वाले एंक्लोसॉरस का रिश्तेदार था। लेकिन देखा जाए तो पहली असली खोज 4 साल बाद हुई। एंटार्कटिक के एक्सपर्ट बिल हैमर फौरन जान गए कि वो कुछ खास है। जब हम वहां पहुंचे, हमने एक फीमर बोन देखी, करीब 1 मीटर लंबी थी। बहुत बड़ी फीमर। मैं बस उसे देखता रह गया। डेविड ने पूछा, ये क्या चीज है? मैंने कहा, एक बात पक्की है, ये डायनासोर की हड्डी है। डायनासोर के अलावा मेसोजोइक काल में और किसी की हड्डी इतनी बड़ी नहीं थी। एक थेरोपॉड, 2 पैरों वाला मांसभक्षी, अपने वक्त का सबसे बड़ा जमीनी मांसभक्षी। उन्होंने उसका नाम रखा क्रायलोफोसॉरस, यानी जमी कलगी वाली छिपकली। जैसे ही आपको एक डायनासोर मिलता है, आपको अनजाने लोग फोन करने लगते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से फोन आने लगते हैं। हर कोई आपसे बात करना चाहता है। लगता है लोगों में जोश पैदा करना हो तो आपको डायनासोर ढूंढना चाहिए। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो एक डायनासोर था। उसकी शक्ल बहुत कुछ टी-रेक्स से मिलती जुलती थी, लेकिन वो उस मशहूर मांसभक्षी का रिश्तेदार नहीं था जिसे आने में अभी 12 करोड़ 40 लाख साल लगने वाले थे। उसके सर पर एक अजीब सी खासियत थी, एक हड्डी जैसी प्लेट, एक कलगी नुमा आकार की, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा। कुछ डायनासोर्स में ये प्लेट्स रक्षा के लिए होती हैं, लेकिन वो कलगी उसके किसी काम की नहीं थी। क्रायलोफोसॉरस सबसे पहले बियर्ड मोर ग्लेशियर के पास पाया गया, जो शैकल्टन एक्सपीडिशन साइट से करीब 170 किलोमीटर दूर था। उसे जमी हुई चट्टान से बाहर निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार 20 साल तक चलने वाले 3 एक्सपीडिशंस की खुदाई करने के बाद 2011 में हैमर और उनकी टीम ने अपना काम पूरा किया और बाकी के हिस्सों को निकालकर फॉसिल की पहेली को सुलझाया। फॉसिल हुई हड्डियों को निकालने के बजाय उन्होंने चट्टान के पूरे ब्लॉक को निकालने का फैसला किया, जिसमें फॉसिल्स दबे हुए थे। एक एक ब्लॉक निकालते हुए वो अपनी बेशकीमती चट्टानों को हेलीकॉप्टर तक ले गए। ये मेरी जिंदगी का सबसे गजब का तजुर्बा था। अंटार्कटिका में होना ही अपने आप में एक तजुर्बा होता है, पर अंटार्कटिका का ये तजुर्बा सबसे अलग था। हालांकि ये सबसे मुश्किल एक्सपेडिशन था। क्रायलोफोसॉरस जैसे शिकारी की खोज से एक सवाल उठा कि आखिर ये 2 पैरों वाले मांसभक्षी किसका शिकार करते थे, क्योंकि इस ध्रुवी जंगल में जीने के लिए उन्हें बड़ी तादाद में मांस की जरूरत पड़ती होगी।
क्रायोलोफोसॉरस के उसी फॉसिल वाले इलाके से एक उम्मीदवार प्रकट हुआ जिसका नाम था ग्लेसियालोसॉरस। ग्लेसियलोसॉरस एक ऐसा डायनासोर है जिसका नामकरण मैंने डिएगो पोल के साथ 2007 में किया था। हम जानते थे कि ग्लेसियलोसॉरस एक भारी भरकम जानवर था। शायद अंटार्कटिका में जुरासिक के शुरुआती दौर में वो सबसे बड़ा शाकाहारी था। ये 7 मीटर लंबा 5 टन का डायनासोर बहुत तेज रफ्तार था। जैसे जैसे ये शुरुआती जुरासिक डायनासोर चलते गए, उनके पैरों तलों की जमीन भी खिसकती चली गई। पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटकर अलग हुआ और अलग अलग जमीनों में बंट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। और जिस समंदर ने इन दोनों को अलग किया, उसकी बदौलत एक नई जलवायु तैयार हुई। वो था मेसोजोइक युग। अगर हम वक्त में पीछे मेसोजोइक के डायनासोर के युग तक जाएं, उस वक्त भी अंटार्कटिका बाकी के दक्षिणी कॉन्टिनेंट और गोंडवाना के साथ जुड़ा हुआ था। वहां बर्फ का नामो निशान नहीं था और मौसम गर्म रहता था, जिसकी वजह से ये जानवर और पेड़ पौधे खूब फले फूले। ग्लेसियोसॉरस का तेज रफ्तार होना जरूरी था, क्योंकि क्रायोलोफोसॉरस का सबसे फेवरेट खाना वही था। अंटार्कटिका के हरे भरे जंगलों में शायद वो सिर्फ ग्लेशियोसॉरस को ढूंढ ढूंढ कर शिकार किया करता होगा, जिस तरह आज के बाघ और चीते हिरणों का शिकार करते हैं। इन महामांस भक्षियों के लिए लंबी गर्दन वाला अकेला एक शाकाहारी कई दिनों तक उनका पेट भर सकता था। लेकिन खाने के लिए उसे पकड़ना जरूरी था। सात मीटर लंबे थेरोपॉड की रफ्तार शायद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। लेकिन इस तरह की पैदल रेस में अक्सर एवोल्यूशन शिकार के लिए मदद करता है। क्रायोलोफोसॉरस आखिर टॉप स्पीड पर कब तक भाग सकता है, वो भी किस्मत की दुआ करता है। क्रायोलोफोसॉरस के एक झुंड के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। लेकिन शिकारी सोच में पड़ जाता है। इस रहस्यमयी कलगी की वजह से अक्सर उसे कहते हैं एल्विसॉरस। लेकिन उसका मकसद क्या था? हो सकता है मादा को आकर्षित करना। इधर झुंड ने राहत की सांस ली, उधर नर को पास से ही एक मादा की गंध मिल गई। हो सकता है कि साथी को आकर्षित करने के लिए उनके सर रंग बिरंगे हुआ करते थे, जिस तरह आज के कैसोवरीज में हैं। मेरे साथी पीट मैकोविकी ने आज के बर्ड्स और उनकी कलगियों पर काफ़ी रिसर्च की है। उन्हें एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि उन्हें वो रंग सिर्फ कलगियों से ही नहीं मिलते, बल्कि आँखों के चारों ओर के रंग, गर्दन और चेहरे के आसपास भी अलग अलग रंग होते हैं। आज तक क्रायोलोफोसॉरस पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए गए। शायद उसका राज शुरुआती जुरासिक काल में अंटार्कटिका तक ही रहा। और जैसे जैसे वक्त बीता, दुनिया भर में डायनासोर्स का डील डॉल बढ़ता ही रहा। लेकिन शुक्र है हरियाली का, जो एक नए ग्लोबल वार्मिंग को अपने साथ लेकर आई थी।